Good afternoon, everyone. So, Sabine, you are pursuing LLB or you have completed? Pursuing? Anybody who have completed last year? Before? तो इतने दिन डिले क्यों किया वैसे? एडवांस से तो आप डिले में हैं। बस यही चीजें रहेंगी, छोटी छोटी चीजें जो आगे You are currently the only person in this conference. Yes, am I audible to you, Kavita Simran? Voice आ रही है कि नहीं? Okay. कौन सी कोई कल हुई थी आपके पास? प्रेजेंटेशन कल या परसों में? सब्जेक्ट स्पेसिफिक था कि जनरल था? हम लोग आईपीसी रिवाल से
सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला बात की। जनरल ओरिएंटेशन क्लास में हुई थी आपकी? जनरल जनरल वो तो एक सब्जेक्ट वाइज होगी जैसे उसके रिगार्डिंग। देखो बेसिक्स ही हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि वो अब इसमें जैसे आप एंट्री कर रहे हो, आप एलएलबी कर रहे हो या कर चुके हो, जैसे उसके रिगार्डिंग एक फर्स्ट टारगेट जैसे आपने बनाना कि एक क्योंकि एलएलबी करने के बाद में सबसे बेसिक सी बातें कर रहा हूँ कि एक टारगेट बना लेना, से 2 साल से 3 साल बैठ के पढ़ने वाला। कि यूपीएससी में होता है ना, कई बार बंदा होता है 18 या 20 साल के आसपास या 22 साल ग्रेजुएशन की तब एंट्री की और 30 साल का हुआ तब। यहाँ पे आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो एक टारगेट ये रखना, बैठ के पढ़ने वाला है ना, रूम में बैठ के पढ़ने वाला है, उसका टारगेट रखना भी एक 2 साल या 3 साल का मेरा टारगेट है, जिसमें एंट्री करो 25, 26, 27। उस टाइम तक जो एग्जाम है हाथ में है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है आपका। अगर कंटिन्यूटी में करोगे जैसे माइंड बना के, तो उसमें हो ही जाएगा, पहली बात है। दूसरा पॉइंट है कि उसमें अगर इनकेस नहीं होता, स्टिल यू आर गेनिंग समथिंग। तो आप अपनी जो फील्ड है ना, प्रैक्टिस है, चाहे लॉ ऑफिस है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, प्राइवेट कंपनीज में लॉ ऑफिस हैं, किसी का लीगल असिस्टेंट एडवोकेट के अंडर में, वो एंट्री कर लेना अगर प्रैक्टिकली लाइफ में चीज़ों में कंटिन्यू करना है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कई बार हाथ में नहीं होती। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ना कि इफ़ यू आर रेडी फॉर द वर्स्ट देन यू कैन गेट एनीथिंग, तो आपको इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, वो एक सिंपली बोलते हैं भी नहीं भाई ये तो सोच के चलना चाहिए, बट वो पॉइंट है कि इसलिए मैंने आपको शुरू में पहली बात ये बात बोल रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको स्ट्रेटजी है, चीज़ें हैं और है, वो सारी बताऊंगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो प्रेजेंट में ऑनलाइन आप बैठे हो, आप कह लो कि इतने लोग हो, 10 से यहाँ बैठे हो, हिमाचल जैसे स्टेट में आती पोस्ट 10 तो यहीं बैठे, समझ रहे हो पॉइंट एक उसके रिगार्डिंग। आगे वाले आने वाली क्लास में हो सकता है 25-30 बैठे हो, 50 या 60 बैठे हो, दिल्ली जैसे स्टेट में आती 53। बात समझ रहे हो? दिन में 2 बैच है, यहाँ पे 100-120 बैठे हो, पोस्ट सारी आती है 110 है हरियाणा पंजाब में, उतने तो यहीं पे बैठे हो। और कितनी जगह है यहाँ पे, इसी बिल्डिंग में हो सकता है इतने और बैठे हो। बात समझ रहे हो इसके रिगार्डिंग? तो जो टाइम अभी अपना प्राइम टाइम यहाँ पे लगा रहे हो, तो उसको सोच के लगा लेना, डिस्ट्रैक्शंस है उनको साइड में रख के, जैसे उसके रिगार्डिंग। तो सबसे बेसिक सी चीजें हैं कि ठीक है आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, चाहे वो गेट प्रायोरिटी क्या है आपकी, क्या चीज अभी जरूरी है आपके लिए। अभी जब आप अपना ये प्राइम, आपका अपना टाइम प्राइम यूथ यहाँ पे लगा रहे हो, तो उसमें वो चीजें डिस्ट्रैक्शन है उनको आप एक छोड़ो। मतलब अब डिस्ट्रैक्शन में क्या चीजें हैं, सोशल मीडिया सबसे पहले आज की डेट में, आपके जो वेब सीरीज अकाउंट्स सब्सक्रिप्शंस हैं, वो रील्स, ये वाली जो चीजें हैं सबसे बड़ा, क्योंकि छोटा बच्चा जो 3 साल का 4 साल का है ना, उसके लिए भी चीजें हो जाती हैं। आप हो तो आप उसी फेज में वैसे उसके रिगार्डिंग है, तो उन चीजों को सबसे पहला एक बेसिक रूल बना लेना कि बैठे पढ़ने हो, कहने को 2 घंटे बैठे, बट उसमें से वो तो घंटा 1.25 घंटा फोन पे निकाल दिया आपने। ठीक है, तो फोन बंद करके छोड़ दो ना 2 घंटे उसको, एक बार औखा लगेगा, ठीक है घर से आएगा फोन, क्योंकि ये टाइम है ही, जब आपने अपने आप को दिया तो घर वालों को बोला मेरे को सुबह शाम कर लिया करना, बात कर लेना, इनकेस कॉल करने मैसेज छोड़ देना, मैं ऑन तो कर ही लूंगा बीच में, मतलब कहने का मतलब फ्लाइट मोड ही कर लिया एक, या मैसेज आता रहेगा वो वाला पार्ट है, तो पता लग ही जाएगा कोई भी इमरजेंसी है। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे बंद है आपका फोन, बट जो टाइम दे रहे हो ना वहाँ पे क्वांटिटी टाइम की बजाय क्वालिटी टाइम ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि फोकस होके पढ़ोगे ना तो वो चीजें आएंगी। अगर डिस्ट्रैक्टेड पढ़ोगे, लॉ में तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने इतने साल से, उनमें भी प्रॉब्लम, उन बंदों को प्रॉब्लम है, कहने को कहते हैं 10 साल की प्रैक्टिस है, लॉ पे भी कंफ्यूजन होता है उनको, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उन उसके कारण फर्क क्या होता है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वही वाइब्स जाती है, वैसे फिर उतने से क्लाइंट आते हैं। पहला पॉइंट ये ना कि नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको एक टॉपिक के बारे में चीजें पता है तो आप कॉन्फिडेंटली हो, नहीं नहीं जी ऐसे होता है, चाहे गॉसिप हो, स्पोर्ट्स हो, मान लो क्रिकेट आपका इंटरेस्ट है, कोई भी गेम है इंटरेस्ट है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से बात, रीजन आपको नॉलेज है तो, बट वो एक शौकिया वाला पार्ट है, ये प्रोफेशनल वाला पार्ट है। तो लॉ के अंदर भी नॉलेज जितनी गेन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और जो है आपका सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लिमिटेशन, ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रैक्टिस में जिस बंदे को इनके बारे में जितनी नॉलेज होगी वो उतना कॉन्फिडेंट होगा।
सब्सटैंटिव लॉ के राइट्स की हम तो बातें करें, जैसे उसमें मान लो कि मर्डर है या रेप है या थेफ्ट है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ, वो तो टर्म कंडीशन पे है। उससे ज्यादा वास्ता तो प्रोसीजरल लॉ से पड़ता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे एडवोकेट्स प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक फेज आता है जिसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है कि स्टैट्यूटरी लॉ वाला पार्ट है कि ये इंग्रेडिएंट फुलफिल हुए कि नहीं हुए। बट उसके आगे पीछे जो ज्यादा मेजोरिटी 80-20, 20 में स्टैट्यूटरी लॉ खत्म है, 80% में गेम प्रोसीजरल पे चलती है। जितना अच्छे से नॉलेज होगी, क्यों एज एन एडवोकेट यू आर नॉट कंसर्न विद द राइट थिंग, यू आर कंसर्न विद योर पार्ट, आप दिस साइड से। अब ऐसा थोड़ी कि अब यहाँ पर आप बैठ के जो स्टडी करोगे वो होगी भी क्या होना चाहिए फैसला, आपका माइंडसेट जैसे प्रिपेयर हम करेंगे यहाँ पे, जज का माइंडसेट, यहाँ बैठे हो दोनों बातें बोल रहे हैं अभी, नहीं जी ये फैसला होना चाहिए, गलत ये सही, ये वाला पॉइंट रहेगा। बट वहां तो दो बंदे हैं ना, एडवोकेट, वो दो टाइप की इंटरप्रिटेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। एक कहेगा मर्डर है, एक कहता मर्डर नहीं है, एक कह रहा थेफ्ट है, एक कह रहा थेफ्ट नहीं है। और सिंपली इतने थोड़ी कह रहे हो, उसकी सपोर्ट में भी तो चीजें लाएगा या नहीं लाएगा। तो वो चीजें हैं, तो वो माइंडसेट हो गया ना दो। अब बात वहां पे सही गलत नहीं, वो कह रहा है उसने अपना काम किया ना, तो अपना कर्म कर रहा है उसके लिए। बट द पॉइंट इज कि उसका उसके ऊपर फोकस तो है ना। तो उस सेंस में वो चीजें, तभी मैंने आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि यहाँ पर हम कह रहे हैं लॉ है क्या, फिर जजमेंट क्या होनी चाहिए। एक इस उस व्यू पॉइंट से आपके सब्जेक्ट जिनके हो रखे हैं वो एक अलग बात है, कोई शुरू हो गया उसमें जो स्टार्ट करोगे उसमें एक व्यू पॉइंट, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, जजमेंट क्या होनी चाहिए भाई, ये क्रक्स है, कंक्लूजन है ये वाला पार्ट। बट एडवोकेट का व्यू पॉइंट तो डिफरेंट होता है, उसको कभी फॉर कभी अगेंस्ट चलना पड़ता है, दोनों दोनों सेंस में उसको तो अपोज ही करना है। बात ये समझ गई ना उसके रिगार्डिंग। तो एक माइंडसेट वो वाला पॉइंट डेवलप तो करना होगा ना लॉ के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग। आपको भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो माइंडसेट आपका एडवोकेसी वाला वहां पर काम करेगा। आप एक आंसर दे रहे हो कि ये एक्विटेड है या ये कन्विक्टेड है, बात समझिए। अब उसी सेंस में आप लॉ के इंटरप्रिटेशन करोगे, आप अपनी रीजनिंग दोगे ना उसके अंदर, आप अपने केस लो डालोगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपका एडवोकेट माइंड ही काम करेगा। तो लॉ को समझना जरूरी ना उसके रिगार्डिंग, ये वाला क्राइटेरिया। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसमें पॉइंट है कि आपकी इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग के मार्क्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो उसमें अगर लॉ पॉइंट आपने सही लिख दिया, आंसर गलत हो गया तो भी मार्क्स मिलेंगे। वो एक पॉइंट उस सेंस में वो एक्ट करेगा, वो क्राइटेरिया। तो ये चीजें जैसे जैसे जो आएंगे, छोटे छोटे लॉज हैं वो तो इजीली हो जाते हैं, सोगा पार्टनरशिप वगैरह ही। मेजर लॉज हैं जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, ये वाले। फिर मेन प्रोसीजरल लॉज हो गए जैसे सारे के सारे, उनमें इंटरप्रिटेशन काफी टाइप की रहती है, अलग अलग टाइप की। एक सिचुएशन में वो कन्विक्टेड है, एक सिचुएशन में एक्विटेड है। तो वो जो आप अपना एक फॉर्मूला बना के उसके बेस पे आप उन पे कंटिन्यू करो। अब आपको आइडिया तो होगा सिलेबस का स्टेटस क्या है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, क्या क्या सिलेबस है, ऐसे कुछ आइडिया है? जब आपसे पूछूं मेरे को सिलेबस बता दोगे आप? पंजाब, यू बिलोंग टू पंजाब और हरियाणा? हरियाणा, हरियाणा का सिलेबस बता दो मेरे को। सिविल और टू में कौन से? टू में वो क्रिमिनल लॉ में तीनों, वो वन में। हाँ जी, सिविल और टू में कौन से? सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें क्या करना है, कहाँ तक करना है, ये वाला पॉइंट। भी ये डिमार्केशन है, मेरा एक एरिया है, तो मैंने एक उस डिमार्केशन में वहां तक, इस एरिया में ये काम करना है। सबसे पहला पार्ट ये रहता है उसके रिगार्डिंग। जो छोटे मतलब स्कूल में तो होता है, पता है कि ये बुक है, ये सारे चैप्टर हैं, बट एटलीस्ट उसमें भी टर्म वन, टर्म टू एंड टर्म फाइनल एग्जाम, ये चैप्टराइजेशन ऐसे इनके आएंगे, वो वाला क्राइटेरिया। तो रीजन क्या है कि जब पहले से सिलेबस पता होगा तो
उसकी के रीजन से कोई न्यूज़पेपर में आती है, जजमेंट का नाम आता है, कोई और जजमेंट आ जाती है, तो अपने आप ही आपका माइंड उधर अट्रैक्ट रहता है, आप इंटरेस्टेड हो गए उस वैसी जजमेंट के कारण। पहला पार्ट है कि सिलेबस है क्या, अभी हाँ मेरा इतना एरिया है, आप लॉ के अंदर हो सकता है कि 30 पेपर दिए होंगे, यहाँ पे उतने नाम भी हो सकता है 15 या 17 टॉपिक्स ही हो, बट एक सेंस में मैं बोल रहा हूँ कम है, बट दूसरी सेंस में क्या हो जाएगा, अब जो 15 टॉपिक है ना वो एग्जॉस्टिवली है, उसका हर एक एरिया नूक एंड कॉर्नर है, वो आपको करना पड़ेगा किसी भी सेंस में। और वो मतलब पार्ट वही है ना कि पहले तो हमें थॉरोली सारे का सारा करना होगा, तब हमें एक आइडिया आएगा कि कहाँ तक करना है, कैसे करना है और क्या छोड़ना है क्या नहीं उसके रिगार्डिंग। कितने मार्क्स का जैसे रहता है, कोई आइडिया आपको? मेंस के अंदर क्या है कि 5 एग्जाम होते हैं, सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज में होता है हिंदी, हरियाणा में हिंदी हो गया और इसमें पंजाब में पंजाबी हो गया। पंजाब में तो ये 150 का आता है और हरियाणा में ये 100 मार्क्स का आता है। इंग्लिश दोनों जगह 200 मार्क्स ईच है और ये तीनों के तीनों 200 मार्क्स ईच है। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स इनके अंदर हैं जैसे वो तो रहेंगे रहेंगे इसमें। अब सिविल 1, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सोका, पार्टनरशिप, एसआरए, कोर्ट्स एक्ट, रेंट एक्ट एंड टीपीए। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और इसमें जैसे आईपीसी अभी हम बोलेंगे, इसमें बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी, जैसे ये वाला पार्ट। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज ऑल द मेंस सिलेबस जो आपका जिसमें से आने हैं। अब स्टेज आपको पता ही है, 3 स्टेज रहती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ये वाला पार्ट। इन सिलेबस के अलावा इसमें ही एडिशनल अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, देन स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेसिफिक जीके। इसमें ये वाला ऐड कर दें, लैंग्वेज का। अब इसमें आपको ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, हरियाणा, मैंने ये हरियाणा एंड पंजाब का मैं पहले फोकस कर रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ। लैंग्वेज का इंग्लिश का या हिंदी का पंजाबी का कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता प्री में। सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल लॉ,
प्लस जो मैंने ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर एंड स्टेट स्पेसिफिक जीके, इन्हीं एरिया का ही प्री में क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, मेंस में ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक जीके और ये वाला हट जाता है, और जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ये ऐड हो जाता है, ये उसमें एडिशन वाले पार्ट में चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ले लो कि मान लो जो प्री है, प्री के अंदर क्या रहता है, 125 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर का ड्यूरेशन होता है, जो एरिया मैंने लिखा है इसी में से आते हैं सारे का सारा। ये 4 मार्क्स ईच आता है। ठीक है, तो 500 मार्क्स बन गए, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/5, जो नेगेटिव मार्किंग पॉइंट जो 80 मार्क्स एक नेगेटिव के जो रॉन्ग आंसर के वो कट होते हैं ऐसे इसमें, और उसी के बेस पे मेरिट बनती है। फॉर एग्जांपल मान लो सीट्स हैं 100, एग्जाम देने वाले हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 100 सीट्स हैं तो उनका कभी 10 टाइम्स होता है, कई बार 12 टाइम्स भी रहता है, वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है। तो 1000 बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे प्री को, मेंस के लिए बैठेंगे, एलिमिनेशन राउंड बोलते हो आप उसके रिगार्डिंग। तो 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं, 19,000 एलिमिनेट हो गए, फॉर्म में हो सकता है 40,000 फिलअप किए गए हो। आप सोच के देखो रेशो में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसमें वो चीजें रहेंगी उसमें। तो कंपटीशन वाला पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बोला है, ये जो शुरू में बातें बोली वो इसी रीजन से बोली कि आप शुरू से ही वो चीजों पे फोकस रहोगे तो उस कंपटीशन में जाओ। प्रेजेंट में अब क्या हो गया कि आज से हो सकता है 8-10 साल पहले हरियाणा जैसे स्टेट में 10-12 हजार फॉर्म होते थे, पंजाब जैसे स्टेट में 3-4 हजार 2,000 फॉर्म ही होते थे। पंजाब में क्या है, पंजाबी एट मैट्रिक लेवल आपका क्लियर होना चाहिए, पंजाब के एग्जाम बैठना। आप में से हैं जिनको पंजाबी आती है बट 10th में पंजाबी नहीं की है, ऐसे हैं कोई? आती है पंजाबी पढ़ने लिखने? पंजाबी का पेपर क्लियर कर लो, नहीं तो पंजाब के लिए एलिजिबल है। हाँ, तो एडिशनल में वो कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर मान लो 2-3 महीने बाद आ गया, वो मांगेंगे तब। मतलब पंजाब के बच्चे ऐसे थे, तैयारी करते रहे, पता ही नहीं, कहने को छोटी सी बात है, बट नोटिफिकेशन आया तब क्लियर नहीं थी पंजाबी। उस टाइम वो फॉर्म स्पेशल पेपर दिया, उस टाइम कोई इमरजेंसी होगी पेपर नहीं दे पाए, तैयारी थी बट नहीं दे पाए, उस टाइम पे सिचुएशन ही हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हरियाणा के भी एट प्रेजेंट में पिछला जो पंजाब बैच के हैं, ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्पेशल पेपर ही दिया था, 2-3 महीने तैयारी की थी पंजाबी की, पेपर भी वो भी क्लियर हो गया, मेन जुडिशरी वाला भी क्लियर हो गया, वहां पे 150 में से 80 मार्क्स आ गए उनके, वो एवरेज स्कोर है ऐसे उसके रिगार्डिंग। तो इतना औखा नहीं है, मतलब जो हरियाणा वाला भी अगर पंजाबी, और इसी बहाने से आप एक नई लैंग्वेज सीख भी लोगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 2-3 महीने आप पंजाबी कर सकते हो, कोई इतना औखा काम नहीं है। ठीक है, जिन्होंने मतलब अगर करने का मन है पढ़ने का, क्योंकि यही फेज है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। एक फेज निकल गया, उसका नई लर्निंग वाला पार्ट है ना, वो नहीं, इतना जल्दी नहीं हो पाती चीजें उसके रिगार्डिंग। अब 10th में हिंदी तो मेरे ख्याल है सबकी क्लियर ही होगी, 10th में हिंदी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में हिंदी है, राजस्थान हो गया वहां पे, एमपी हो गया वहां पे, तो अलग अलग जगह वहां पे हिंदी मांगते हैं, वो क्राइटेरिया। रीजन क्या है कि जो मोड है उसका, प्रोसेस का, जो केसेस कौन सी लैंग्वेज, भाई एफआईआर है पंजाबी में होती है, एफआईआर है वो हिंदी में होती है, केस है वो बन की उसी में है, उसके रिगार्डिंग। तो ये वाला पार्ट। अब मेंस में क्या हो गया, 5 पेपर हो गए, सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज के ये हो गए। तो प्री में तो ये बन गए थे 500 मार्क्स, और 100 सीट्स है तो इंटू 10 वाला वो मल्टीप्लायर हो जाता है, तो उसमें वो इतने मेंस के लिए बैठते हैं। अब यहाँ प्री क्लियर करते हैं 10 टाइम्स, फिर क्या है, फॉर एग्जांपल 100 सीटें थी तो मेंस जो आगे इंटरव्यू के लिए करते हैं वो करते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, अब उसमें भी वो रिजर्वेशन वाला पार्ट है वो भी रहता है। ठीक है, अब हरियाणा में भी रिजर्वेशन है, जो एससी कैटेगरी है उसमें 2 कैटेगरी बन जाएंगी, एससी एंड डीएससी, पहले एक ही कैटेगरी। पंजाब में ऑलरेडी एससी कैटेगरी में 2 कैटेगरीज है, उसके अलावा बीसी कैटेगरी वाला पार्ट भी है,
EWS का क्राइटेरिया भी है। आपने जो अगर EWS में फॉलो करते हैं तो वो क्राइटेरिया अपने घर वालों के साथ डिस्कस करके आप EWS का अगर सर्टिफिकेट है ना वो टाइमली बनवा के रख लें। BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो जब भी नोटिफिकेशन फिल करें चेक कर लें कि BC कैटेगरी सर्टिफिकेट 3-4 साल पुराना चल जाएगा कि 1 साल पुराना ही होना चाहिए, विद इन 1 ईयर का होना चाहिए। प्रेजेंट हरियाणा का रिजल्ट आया, ऐसे बच्चे थे तकरीबन 7 से 8 BC कैटेगरीज में थे, उन्होंने उसमें सर्टिफिकेट भी लगाए थे। 2-3 बच्चों के तो 1 साल से ज्यादा पुराना था, 2-3 साल का मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं था। तो उनको पहले तो इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई और बाद में उनको रिजेक्ट भी कर दिया गया उस फेज पे जाके, और फिर कंडीशनल इंटरव्यू ले लिया गया। मतलब एक बिल्कुल चीज हाथ में और अब वो डिपेंडेंसी पे आ गई एक छोटी सी चीज के कारण। कैटेगरी में भी हो तो वो चीजें आप कंफर्म कर लो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के कारण कोई आपके मिस हैपनिंग ना हो जाए चीजों के रिगार्डिंग, क्योंकि सिचुएशनल होती है। अब हिमाचल के अंदर क्या है कि फॉर्म जैसे अभी फिल हुआ है वो है, हार्ड कॉपीज भी भेजनी है। लास्ट ईयर वहाँ सारे फॉर्म ही तकरीबन 4000 के अराउंड फिल हुए थे, 1900 फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, 1900 फॉर्म, छोटी छोटी गलतियों के कारण। पोस्ट लेट पहुंची, तैयारी आप कर रहे हो, उसको टाइमली क्यों नहीं फिल करते, फॉर्म को टाइमली क्यों नहीं पोस्ट करते उसको। जब डेट दे दी है उसको 10 दिन पहले पोस्ट में डाल तो तू, 4 दिन पहले 4 दिन में पहुंच जाएगा। यहाँ तैयारी करे, वहां बिल्कुल एग्जाम से 1 हफ्ता पहले लिस्ट है, अच्छा जी आपका रिजेक्टेड लिस्ट। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या रेट डालोगे, पढ़ाई छोड़ के अब जब उसमें पढ़ गए कहाँ तैयारी होगी। तो टाइमली मैंने क्यों बोला, ये चीजें छोटी छोटी है ना। हमेशा जब भी फॉर्म निकले ना शुरू में भर दो, बाद में क्या होता है हैंग होने लगती है की वेबसाइट। मान लो हरियाणा है, नेशनल लेवल टाइप एग्जाम हो जाएगा तो उसमें अब सारे बच्चे ऐसे चलो भरते हैं करते, लास्ट में जाके हैंग भी होती है, फर्क पड़ता है, सबमिट नहीं होता है। इसमें वही हुआ, लास्ट के इन दिनों कुछ एक छुट्टी भी आ गई थी तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, OTP नहीं जनरेट हो रही थी हिमाचल में। अब बच्चे पैनिक पढ़ रहे थे, चलो भर लेंगे, नया साल लगे, अच्छा 5 है चलो तो कल भरते हैं, 2-3 आ गई, अब वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, OTP नहीं आ रहा। लास्ट डे को फॉर्म फिल हुए उनके, फिर वो पोस्ट कर रहे हैं, फिर स्पेशली भी अब दे के आते हैं, फिर 2 दिन खराब कर रहे हैं शिमला दे के आने करने में, वो काम हो रहा है। तो ऐसे काम करने क्यों। तो प्री में तो ये सिलेबस जो सिविल 1 सिविल 2 क्रिमिनल लॉ का प्लस कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी के, ये वाला पार्ट हो गया। मेन्स में कॉन्स्टिट्यूशन ये हट जाएगा और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, लैंग्वेज वाला पार्ट ऐसे इसमें। लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए जैसे मान लो अभी आप लॉ तो बहुत ज्यादा पढ़ोगे, लैंग्वेज है उसको साइडलाइन मत कर लेना। आप लगा रहे हो क्लास में, आपसे पूछ लेता हूँ, लैंग्वेज मेरे को ये बता दो, न्यूज़पेपर कितना पढ़ते हो आजकल। तभी मैंने पूछा, सच्ची सच्ची बता दो कि आप हार्ड कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पढ़े हुए कितने दिन हो गए। लॉ की तो आप हार्ड कॉपीज पढ़ रहे हो। कितने मार्क्स का है यहाँ पे, लैंग्वेज देख लो आपके सामने ही है, 600 का ये है। तो अगर हिंदी मिलाओ तो 300 है, अगर इसको पंजाबी मिलाओ तो 350 है, 1/3 तो है। क्या आप 1/3 टाइम देते हो लैंग्वेज को, 150 क्या देते हैं। दिन में 10 घंटे पढ़ते हो क्या, 2 घंटे पढ़ते हो लैंग्वेज। ये चीज मैंने आपको बोली क्यों, प्रैक्टिकली है, करते हो आप, क्योंकि मेरे सामने जाते हो चीजें निकली हैं, ये तो है नहीं कि आज पहली बार बैठे हो मेरे सामने। फर्स्ट रैंकर हैं वो भी निकले हैं, और जो बिल्कुल लास्ट मान लो 82 सीट है तो 82वां नंबर वाला बच्चा है वो भी निकला है। फर्क उनमें नहीं है, वो उस टाइम पे चलो मार्क्स का फर्क पड़ गया, अभी 20-30 मार्क्स का हो गया डिफरेंस उसके रिगार्डिंग, पर है वो तो ह्यूमन बींग ही ना। तो जो उन्होंने गलतियां की वो भी आप ही कर ही रहे हो, गलतियां क्यों करनी वैसी चीजों की उसके रिगार्डिंग। तभी मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बोली उसी के रिगार्डिंग। लैंग्वेज को साथ साथ में पढ़ो आप उसके रिगार्डिंग। इसमें क्या है लैंग्वेज में, जैसे हिंदी है, हरियाणा है तो हरियाणा बोर्ड की 10th लेवल की आप परचेज कर लो, CBSE की भी और हरियाणा बोर्ड की दोनों की भी, ठीक है। प्लस जुडिशरी स्पेसिफिक एक बुक आती है, 2 से 3 बुक हो जाएंगे डेली। जैसे अभी एट प्रेजेंट मान लो हिमाचल है, हिमाचल में हिंदी का आएगा। वो क्या है कि अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप इतना टाइम दो, एटलीस्ट क्या है वीक में 2-1 दिन तो पढ़ो ना, आइडिया सा होता रहे। कल को क्या होगा, जब फ्री हो जाएगा ना, लैंग्वेज पे कमांड नहीं आएगी। एक बच्चा है जो 150 मार्क्स पंजाबी में से 110 नंबर ले रहा है,
और लॉ के अंदर मतलब ऑन एन एवरेज है भी, ठीक ठीक से मार्क्स भी है, तो भी सिलेक्शन हो जाती है। और अगर लॉ में भी अच्छे और वहां पे लैंग्वेज में अच्छा, वो टॉपर होगा, ये फर्क पड़ जाएगा वहां पे। तो लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसको लाइटली नहीं रख सकते हम इसके लिए। सेम इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए अब ये नहीं कहता कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, सारे टाइप की न्यूज़ ही पढ़नी होती है। आप एग्जाम ओरिएंटेड हो तो उसी स्पेसिफिक आपको चीजें करनी है, क्योंकि ऐसे आते हैं वो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, करंट में चलते हैं, जैसे सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, इसमें एडिटोरियल्स होते हैं जो चीजें चल रही हैं। टॉपिक कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो सेकुलरिज्म, हमेशा रहेगा ये टॉपिक, तो अपना इंडिया है, डेमोक्रेसी रहने ही वाला है। डेमोक्रेसी, पीछे एक पर्सन था ना, उसको जर्नलिस्ट को किसी ने मार दिया था, अभी कहीं पे हुआ था, किसी न्यूज पढ़ी हो तो ना, कुछ न्यूज इंडिया में था एक, नहीं फीमेल नहीं, एक मेल। यस। 200 करोड़ की कोई रोड थी भी, वो हालात ये है कि उखड़ी पड़ी है, ऐसे कि उसके ऊपर 20 करोड़ भी लगे हैं कि नहीं, वो हालात थे, तो उसने वो मुद्दा उठाया तो मारा गया, ऐसे ऐसी कुछ चीजें। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ से आता है, कौन से आर्टिकल से आता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आगे सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a है ऐसे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी वहीं से निकला हुआ है ऐसे। हम जनरली बोलते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड व्हाट इज द 4th पिलर? फ्री प्रेस। फ्री प्रेस होगा तभी 4th पिलर डेमोक्रेसी का बनेगा, ये वाला पार्ट है। तो मीडिया, मीडिया ट्रायल्स, तो ये चीजें ऐसे क्या है कि आप जब पढ़ोगे तो ये चीजें साथ में रहेंगी, जब इनको आप थोड़ा करने लगोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा था करंट अफेयर्स, तो वो जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कुछ रहेंगी इंपॉर्टेंस, तो वो अपने आप भी आपके माइंड सबकॉन्शियस में पड़ी रहेगी, आपका इंटरेस्ट उस तरीके से बना रहेगा। तो एक हैबिट सी थोड़ी बनानी पड़ेगी ना उसमें। लॉ के ऊपर क्या होगा, मान लो सीपीसी सीआरपीसी कोई भी सब्जेक्ट चल पड़ा, डेली क्लास हो रही है आपकी, 4 दिन एक हफ्ते में हो भी रही है, उसकी रेगुलरिटी तो बन गई, तो एटलीस्ट देखो ये 125 मार्क्स है ना यहाँ पे, इसमें प्री में क्वेश्चन है 125, तो इसमें से अराउंड जो 100 है वो तो ये लॉ वाले पार्ट से रहेंगे, जो ऊपर के 25 जो इसमें फॉल कर रहे हैं, इसमें वो इस एरिया से रहने वाले हैं। 100 से 105 चलेगी तो 20 फिर भी रह जाएंगे, 20 रह गए तो भी 80 मार्क्स का बन जाएगा वहां पे, वो वाला पार्ट है। बट ऐसा हम इसका सिलेबस इतना कितना डिफाइन कर देंगे इन चीजों को, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के। ये चीजें थोड़ा सा आपको उस तरीके से एक नैक बनाना पड़ेगा, आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे तो आइडिया होता जाएगा ना कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे देखना है, ये भी ठीक है, खरड़ की न्यूज है, क्या पढ़ना है, फिर छोड़ दो। आप एक एग्जाम ओरिएंटेड हो तो उसके रिगार्डिंग है कोई, मतलब पॉइंट वही ना कहने का भी, छोटी मोटी न्यूज है उनको फिर स्किप करते चलोगे। नेशनल इंपॉर्टेंस की क्या है वहां पे, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, कहाँ पे क्या रोल रहा, कौन सा कोई समिट हुई वहां पे, कोई कन्वेंशन हुई क्या, कोई इवेंट हुआ क्या, मेजर इवेंट हुआ, ऐसा कुछ, तो वो चीजों पे अपने आप फोकस करने लगोगे तो वही जीके होगी। मैंने 2 टाइप, स्टेट स्पेसिफिक जीके, स्टेट स्टैटिक जीके, जैसे उसके रिगार्डिंग, तो वो अब उसमें पार्ट इंक्लूड होते जाएंगे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज, प्रेजेंट में हेल्थ से रिलेटेड, मान लो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, क्या नाम रखा है उसका, अगर आपको मैं पूछूं तो, सुना हो आप लोगों ने? एक एजुकेशन से रिलेटेड भी एक पॉलिसी निकाली है, भी आईडी क्रिएट करनी है बच्चों की, सुना आपने नाम? यस, ये जीके है। अब अपार की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी का, हेल्थ से रिलेटेड, आपा, ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ, ऐसे करके उसका फुल फॉर्म, उसी के तो अब ये जीके, ये वाला पार्ट है, अब आप पढ़ोगे तो आइडिया होगा छोटे बच्चों का, क्योंकि अपार वाला पार्ट है कि राइट टू एजुकेशन था, जो ऑलरेडी 21A में है, उसी की ही कंटिन्यूएशन में चीजें की गई, अभी स्कूल के ड्रॉप आउट कम हो, प्लस एजुकेशन का ट्रैक भी रखा जाए, प्लस कोई फेक जो बात करते हैं, फेक डिग्री फलां, ये चीजें, वो चीजें भी एलिमिनेट हो जाए। जब अपार आईडी बन जाएगी तो शुरू से लेके
प्रोफेशनल डिग्री तक उसी में एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसे आज के टाइम में डिजी लॉकर से हम कहते हैं ना वेरीफाई हो गई, डिजी लॉकर में हो गया वेरीफाई, उसी सेंस में एजुकेशन वाला भी हो जाएगा। नहीं तो अभी तक भी मान लो हरियाणा के जो बच्चे गए हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट सबके सबमिट हुए हैं, कंसर्न यूनिवर्सिटीज को भेज के उनसे रिटर्न एक्नॉलेजमेंट्स आएगी। बट आज के 20 एक साल बाद क्या होगा, जब अपार वाले बच्चे पढ़े होंगे, बैठे हो गया डन, ये नहीं होगा। जैसा बैंकिंग का हम कर रहे हैं बात आज के भी, पैसे ट्रांसफर अगर संडे के दिन होता, मंडे का वेट करो, बैंक में जाओ, क्यू में लगो, डिपॉजिट करो, फिर रसीद मिलेगी, फिर अगले के अकाउंट में वो शो करेंगे कब जाएगा, ऑनलाइन नहीं था। अभी क्या होता है, जो मैंने अपार आईडी की एग्जांपल दी, आज की डेट में बैंकिंग है, वही हो रहा है ना उसी के रिगार्ड। तो ये जो चीजें जिनका इम्पैक्ट है, तो वही चीजें जीके और उन चीजों रिलेटेड है, उसी के रिगार्डिंग है। तो हमें छोटी मतलब ये चीजें धीरे धीरे करके बनेंगी, क्योंकि ये डिटेल में चलते रहेंगे। जो इसकी पेरीफेरी के बाहर के उनको छोड़ देते हैं बच्चे, होता क्या है फिर बाद में, मान लो अभी एग्जांपल देता हूँ, हरियाणा के अंदर 389.40 और 60 मेरिट गई थी, 389.60 गई मेरिट, 40 वाले बच्चे थे, प्री नहीं हुआ, 0.20। वो रिग्रेट कर रहा था एक क्वेश्चन में ना करता, जो रॉन्ग हुआ है, पॉइंट वो उसका मेरा बढ़ जाता है, उसका पहला पार्ट। तो वो रिग्रेट है। अब वो एक अपॉर्चुनिटी गई, हरियाणा से बिलोंग करता है बच्चा, हरियाणा में नोटिफिकेशन आएगा 3 साल बाद। शुरू में मैंने आपको क्या टारगेट दिए, एक टारगेट उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बच्चा मान लो जिसका वो कहता है 1-2 नंबर पे रह रहा है, तो एक क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है वहां पे 70 से 80 बच्चे हों, बट वो एक हो गया। अब तो नहीं हुआ ना फ्री, तो मेंस के लिए भी नहीं अपेयर हुए, अब तो नेक्स्ट राउंड में आएंगे। पंजाबी नहीं आती, अब पंजाब में अपेयर नहीं हो सकते, दैट मीन दे हैव टू कम्पीट इन दिल्ली। इसमें जो हरियाणा था, इसमें तो वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, अभी जो आई थी 100-150 के राउंड की। दिल्ली के अंदर कल रिजल्ट आया मेंस का, 53 पोस्ट थी सारी, 1/3 वैसे रहेगी, उसमें रिजर्वेशन है और चीजें हैं, तो उसके और 33 जनरल की थी। हाँ, एक 100 सीट थी जनरल की उसके अंदर, हरियाणा के अंदर। पंजाब का लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 150 के राउंड थी, बैच जो अभी ट्रेनिंग चल रही है उनकी 150 के राउंड है, 113 पहले थे, वेटिंग के उठा के 143 के राउंड बैच बन गया था, प्रेजेंट में ट्रेनिंग चल रही है। बट आने वाले टाइम में भी कांट से कि उतनी वैकेंसी आएगी। अगर 150 का एक बैच रिक्रूट हो गया, तो आप कंपटीशन में जब जाने वाले तो 70 to 80 से लेके 100 के अराउंड का बैच होगा, उसमें भी फिर अलग अलग वो चीजें हो जाएंगी उसके रिगार्डिंग, समझ रहे हो पॉइंट उसके रिगार्डिंग। तो इसलिए मैं आपको वो चीजें कह रहा हूँ कि कोई चीज कहीं पर स्किप नहीं कर सकते। तो यूपीएससी में जिस तरीके से था कंपटीशन वाला पार्ट, वही चीजें यहाँ पर भी उसी तरीके से धीरे धीरे करके बिल्डअप हो रही है वाला पार्ट। क्योंकि आप लोग हैं, आपने देखा इधर उधर की लॉ कॉलेजेस, कोई जिस टाइम मेरे जैसों ने अगर एलएलबी की थी ना, उस टाइम पर तो पंजाब के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं होते थे, ओनली एंट्रेंस एग्जाम और ये यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटी मेन में, और उसी का कंपटीशन करके और यहीं पे एडमिशन लिए थे। प्रेजेंट में पंजाब में हर 2-3 शहर छोड़ के एक हर एक सिटी में ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज हो गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसी चीज सुनी नहीं थी हमारे टाइम पर, आज से कह लो 15-17 साल पहले। तो प्रेजेंट में आप देख लो, वो जो हैं तो वही तो आपके कंपिटिटर्स हैं सभी लोगों के लिए वाला पर। तो आपको उस कंपटीशन में बने रहना, तो एक कंसिस्टेंसी तो चाहिए होगी ना। अगर आपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से किया है तो आपके लिए एक एज है कि ठीक है, आप कहीं ना कहीं यूज टू हो गए हो, अगर किसी टाइप की पार्टिसिपेशन में किया है आपने, टाइमली किया है। अगर किसी और से भी किया है तो भी आप एज पे हो, क्योंकि आप कोरे कागज हो, अभी लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से तैयारी करोगे तो आप कह रहे हो कि ठीक है एलएलबी होगी, लॉ हम सीख रहे हैं अभी से सीख रहे हैं, तो उसको अच्छे से अभी सीख लो। क्योंकि इसमें जो एलएलबी कहीं से भी होगी वो अब जीरो से स्टार्ट है सबके लिए, सारा ने वहीं कम्पीट करना है, सभी ने जीरो से शुरू करना है ना। तो एटलीस्ट अगर मान लो आप कोई भी कह रहे हो कि ठीक है अभी नॉन अटेंडिंग टाइप सब ऐसा कुछ हो गया, क्लासेस नहीं की, एलएलबी हो गई, तो भी तो ये टाइम दे रहे हो, तो वो टाइम अच्छे से दे लो, तो भी आप उस चीज को कर सकते हो। जैसे राजस्थान में पहले के प्राइवेट कॉलेज होते थे तो जिनका हरियाणा या इसमें पंजाब वगैरह में एडमिशन नहीं होता, तो वहाँ पे गंगानगर में जाके एडमिशन एलएलबी करें। इवन पंजाब में बहुत जगहों पे ऐसे एडवोकेट्स, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में होंगे ना, हो सकता है उन्होंने भी गंगानगर वगैरह से की हो। लास्ट टू लास्ट पंजाब की टॉपर थी, वो गंगानगर से पास आउट थी पंजाब की, फर्स्ट रैंकर।
तो मैंने जो आपको बोला कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट ऐसे है वो इंस्टीट्यूट ऐसे है, उसके रिगार्डिंग जहां से किया वो अच्छा, आपको एक एलएलबी की डिग्री प्रोफेशनल मिली है, बट अभी जो कर रहे हो अब टाइम डिवोट कर लेना तो वो चीजें अच्छे से होंगी उसके रिगार्डिंग। सिलेबस अब ये सारा यहाँ पे देखो, सीपीसी अब जैसे 200 मार्क्स में ये है सारी चीजें, 200 मार्क्स ईच है। इसमें 3 पार्ट है, बीएनएस, बीएसए एंड बीएनएसएस। 200 मार्क्स में एवरेज क्या है कि जैसे इसके अंदर जो बीएसए वाला पार्ट है, एविडेंस का पार्ट है, उसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे ये बड़े सब्जेक्ट हैं, इनमें अराउंड 80 मार्क्स ईच का आता है। दैट शोज की हाउ इम्पोर्टेंट दे आर बड़े सब्जेक्ट से। हिंदू लॉ है 100 मार्क्स ईच, अकेले से आ जाता है। मुस्लिम लॉ है 40 to 60 मार्क्स का आ जाता है। कस्टमरी लॉ है जैसे अराउंड 10 मार्क्स का आ जाता है। इन दोनों से मिला के अराउंड 40 मार्क्स का आ जाता है। ये जो है छोटे छोटे सोगा, पार्टनरशिप, एसआरए, कंबाइंड 40 का आता है, 10 मार्क्स ईच हो गया। जैसे कोर्ट एंड रेंट एक्ट है 10 मार्क्स ईच का हो गया। टीपीए 10 to 20 मार्क्स हो गया। बीएसए अगर इसमें सिविल लॉ 1 में क्वेश्चन आते हैं अराउंड 30 to 40 मार्क्स आ जाता है। 30 to 40 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा, 80 मार्क्स का ये बन गया यहाँ पर। सीपीसी है अराउंड 80 से लेके 100 के मार्क्स का, तो ये भी इतना ही वेटेज होगी इसकी रिगार्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 30 to 40 मार्क्स। तो जो 40 मार्क्स से 40 मार्क्स से ऊपर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है। जो 10-20 मार्क्स जो मैंने बोले हैं उन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है, बट उतनी उस सेंस में इंपॉर्टेंस है, मतलब आपने उन पे कितना ध्यान देना है। अब हर एक जो मान लो सीपीसी है, टकवानी की बुक है, आप साथ में रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्लास नोट्स होंगे। टेक्स्ट बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके वैसे क्लास नोट्स में कवर अप हो जाएंगी चीजें। टेक्स्ट बुक इसलिए कि कई बार क्या नोट्स में से कुछ समझ नहीं आता, तो साथ में एक टेक्स्ट बुक हो तो उसमें थोड़ा बहुत देख लिया, इसलिए। कॉन्ट्रैक्ट है, सारों में क्या है, क्लास नोट्स प्लस एक एक आपको कुछ ना कुछ साथ में रख लोगे तो बेटर रहेगा। वो कोई भी बुक हो सकती है, चाहे बांगिया की हो चाहे के जैन की हो, से उसके रिगार्डिंग एडिशनल आपको साथ में, क्योंकि यहाँ पे तो आपको समझाएंगे डिटेल में सारा कुछ होगा। वो एडिशनल मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आप मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है साल में कंप्लीट हो गया आपका, दोबारा से आओगे वही सब्जेक्ट अगर करोगे आपको बोरिंग भी लगेगा, तब आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अपने नोट्स उठाओगे दूसरी बार में, वो पढ़ लिए, तीसरी बार अपने नोट्स उठाने में बोरिंग लगेगा, फिर कोई ना कोई बुक साथ में रखोगे क्योंकि थोड़ा सा चेंज चाहिए हमें, तब उसको आप निकाल के साथ में रखोगे ये वाला पार्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि शुरू से ही उस चीज को कर लो कि जब एग्जाम आए तो आप इतने फुली प्रिपेयर्ड हो कि उसको अच्छे से एग्जाम को दे लो। इसकी केलकर की है, इसमें बटुकलाल की है, इसमें पिल्लई की बुक है। जो दुला वाला पार्ट है इसके अंदर भी बांगिया की भी आती है, वैसे एक अनीता प्रधान की बुक है वो भी है जैसे इसके रिगार्डिंग। मुस्लिम लॉ में अकील अहमद की है। बाकी ये वाले हैं जो छोटे छोटे हैं, जैसे टीपीए क्या है कि हरियाणा के अंदर नहीं आता सिलेबस में, बट यहाँ पे अगर क्लासेस लगे, ये नहीं कि हरियाणा में नहीं है तो नहीं करना, यहाँ पे क्लासेस लगा लेना, क्योंकि हिमाचल में, राजस्थान में या दिल्ली में सब जगह पे है। प्लस क्या है कि एट प्रेजेंट हरियाणा में एडीए की वैकेंसी आ जाएगी जल्दी, 186 पोस्ट हैं। और अकेला जैसे जुडिशरी वाला पार्ट नहीं, कि जो एडीए का है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला पार्ट है, उसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आर आल्सो एलिजिबल, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उनके लिए। ऐसे बच्चे हैं जो इसे एलएलबी करते ही जुडिशियल ऑफिसर्स भी लगे, ऐसे बच्चे जो एलएलबी करते ही एडीए भी लगे हाथों हाथ। पंजाब में क्या है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एज अ एडवोकेट, तो वो एडीए के लिए आप एलिजिबल होते हो। हरियाणा में 2 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेशर्स है, दे आर आल्सो अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, बट उसमें जो प्रोसीजर है यही रहता है, प्री मेंस इंटरव्यू वाला। उसमें प्री क्वालिफाई होगे फिर मेंस होगा, फिर मेंस के मार्क्स की एक वेटेज बना देते हैं। आउट ऑफ 100 88 परसेंटाइल बना देते हैं, और 12 मार्क्स का इंटरव्यू रखते हैं।
12 नंबर का इंटरव्यू रखते हैं उसके रिगार्डिंग। तो उस सेंस में उसमें भी सिलेबस क्या है, जो हरियाणा एडीए वाला पार्ट है, ये लैंग्वेज को छोड़ के यही लॉ का ही पार्ट है। ये जो मैंने अभी लिख रखा है ना आपको बोर्ड पे लॉ के, ये कंबाइंड एक पेपर में आता है। ठीक है, तो अकेला ये नहीं कि जुडिशरी और उसके लिए ऐसे, ये एडीए के लिए भी सेम ही है। पंजाब में एडीए होता है, उसमें तो लिमिटेड सिलेबस है। ऐसे हरियाणा एडीए में सारा जुडिशरी का ही सिलेबस है। और लास्ट टाइम ही रीजन मैंने आपको जैसे पॉइंट बोला ना, जैसे कि भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हरियाणा वालों ने भी प्री इसीलिए इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, तो उनका प्री लेके फिर एलिमिनेशन फिर मेंस वाला पार्ट करते हैं। प्री देन मेंस फिर इंटरव्यू वाला पार्ट रख दिया। बट फ्रेशर्स आर देयर आल्सो अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। जो ये जो सारा था, मैंने नाम लिखे हैं लॉ के पेपर, यही सारे के सारा ही सिलेबस था लास्ट टाइम जो हरियाणा एडीए में आया उसके रिगार्डिंग, तो वही उसी में भी है। आप जब ये वाले जुडिशरी और सारी तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी के साथ साथ में क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनके अंदर लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है, प्लस बैंक्स के अंदर स्पेशल लॉ ऑफिसर्स की स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, एसओ, तो उसमें भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज होती हैं। उनमें सिलेबस लिमिटेड होता है, जैसे ये मर्केंटाइल लॉ वाला पार्ट ज्यादा मेजर आता है, कुछ साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह, सरफेसी एक्ट वगैरह, कुछ एक एक्ट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, आईपीआर वगैरह। अदरवाइज तो वो चीजें क्या है, जिस टाइम भी जो भी एग्जाम आए आप उसका वो सिलेबस आप साथ साथ में देखते रहे, तो कंपटीशन आप मेन टारगेट गोल एक बड़ा गोल रखो जुडिशरी वाला, और साथ में बीच में आप ये चीजों को कंसिडर करते रहना उसके रिगार्डिंग। प्लस क्या है कि जैसे अभी हुआ था जो क्लैट पीजी वाला, कोई एग्जाम आप में से किसी ने दिया था? फिर हुए थे जैसे क्लैट पीजी का जैसे हुआ ना कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है उसके रिगार्डिंग, वो एग्जाम इस साल का जैसे पिछले साल का निकल गया, इस साल का आएगा तो नवंबर दिसंबर में होगा। तो वो एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसमें एक पॉइंट ये रहता है, जो क्लैट पीजी में अगर क्वालिफाई किए होते हैं, कुछ बैंक्स कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, दे कीप अ वॉक इन इंटरव्यूज फॉर द लॉ ऑफिसर्स एज अ लॉ ऑफिसर ट्रेनिंग। बट जिन्होंने अपियर किया होगा उन्हीं को बुलाएंगे ना, जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा। तो वो चीज अभी तक नहीं पता है काफी बच्चों को, अभी मैंने तो एलएलएम कर ली या मैंने एलएलएम करनी नहीं है, ऐसी चीजें। वो एग्जाम दिया होगा, अगर क्वालिफाई किया होगा, देन यू आर एलिजिबल सम टाइम इफ यू आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड हो गए, एलएलएम में एडमिशन ले रहे हो एनएलयू के अंदर, वेल एंड गुड है। नहीं ले रहे हो फिर भी हो सकता है आपने क्वालिफाई किया है, किसी बैंक के अंदर लॉ ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका एक इनिशियल फेज में ही जो ये तैयारी का जो फेज चल रहा है, इसी में अगर वो किया होगा, एक बेनिफिट और मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ओरिएंटेशन का मतलब वही है कि मैं आपको उसी में आपका जो एरिया है ना, दायरा, क्योंकि दो सेंस की होती है, एक तो होता है कि सिर्फ भी जुडिशरी और इसके अलावा कुछ नहीं करना, बट एक है रियलिटी के साथ में टारगेट दिखाना। सच्चाई जो है ना, उसको अगर जितना माइंड में लेके चलोगे, कंपटीशन का दौर है इसलिए हमें ये चीजें लेके चलनी पड़ेगी, ये वाला पार्ट भी। तो लॉ वास्ट फील्ड है, इवन जैसे एडीए के एग्जाम है हर स्टेट के होते हैं, दिल्ली का है वो यूपीएससी करवाते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का एपीओ का एग्जाम भी अभी होना है मिड जनवरी के आसपास में, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर ली है, ऑल इंडिया बार एग्जाम तो दे लिया होगा जिन्होंने, तो क्योंकि एलएलबी कंप्लीटेड है, फिर रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लो। कल को क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन करवाई है उस डेट से काउंट होता है। आपने मान लो एलएलबी तो कर ली थी 2021 में, उसके बाद कुछ नहीं किया, फिर कल को आगे वैकेंसी एडी की आप तैयारी भी करते रहे, रजिस्ट्रेशन कहीं कर, आप सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कहाँ से लेके आओगे, बार एसोसिएशन में करवाया होगा तब लेके आओगे ना उसके रिगार्ड। मान लो किसी ने एमबीबीएस की, घर पे बैठ गया, कहने को डॉक्टर है, अब मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने निकाल दिया, अभी मेडिकल ऑफिसर के लिए एग्जाम है बट 3 साल प्रैक्टिस की हॉस्पिटल में, कहा अब जब किया ही नहीं तो क्या करेगा। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने, ठीक है अब इस टाइम बता रहा हूँ, उस टाइम बोरिंग लगती है बातें, बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं था, जब एग्जाम आया तो बार काउंसिल वाली रजिस्ट्रेशन लगा के भेज दी, फॉर्म रिजेक्टेड, है ही नहीं एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं।
तो फिर कहाँ से एक्सपीरियंस दिखाओगे उसके रिगार्डिंग, वो क्राइटेरिया। तो ये क्योंकि ये सब्जेक्ट जब शुरू होगा ना, मैं सीपीसी का अब मान लो हिंदू लॉ ही है, तो 5 मिनट में वो चीजें जैसे बता दूं, बट वो बेसिक सी चीजें वो नहीं हो पाएगी। हिंदू लॉ है, मान लो 4 एक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग। HMA हो गया, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हो गया, HSA हो गया, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट हो गया। 4 हैं आपके, इतने तक ही फोकस करना है इस केस में। अब प्लस कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ क्यों है? क्योंकि जब हिंदू लॉ नहीं था, कस्टम्स रेगुलेट होते थे। प्रेजेंट में भी कस्टम को स्पेस दिया ही गया। Whether a person can marry one's own brother or sister, क्यों नहीं कर सकते? कस्टम है, लॉ तो बाद में बनी है ना, कस्टम ही थी चीज। लड़की ने ही मैरिज के बाद में हस्बैंड के घर पे रहने जाना है, व्हाई नॉट द वाइस वर्सा? कस्टम। रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स कहां से है? इसी से। बट आज के फेज में रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट है वो चेंज हो गए। हो सकता है लड़की है वो जज बन गई, अब लड़का मे बी इन जॉब, में नॉट बी इन जॉब। अब मैट्रिमोनियल होम कौन सा, हर 3 साल बाद ट्रांसफर होगी, वो चेंज भी होता रहेगा। अर्लियर क्या था? ओनली रूरल, गांव है वहीं पे रहना है, हस्बैंड का घर है, और उसके अलावा कहीं वाइफ जाके रहने लगी, दैट मीन बर्डन किस पे आ गया? वाइफ पे भी, घर छोड़ के गई। अभी क्या होगा? चेंजिंग फेज हो गया कि नहीं? प्राइवेट जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब से, उसमें भी क्या है कि बॉम्बे या एक दिल्ली, बट स्टिल दे आर मीटिंग ऑल्टरनेटिवली एट बॉम्बे, 15 दिन के बाद मान लो दिल्ली में मिलते रहते हैं, जब ऑफ है, छुट्टी है, उसी के रिगार्डिंग। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इवन सेड वीकेंड मैरिजेस, इफ वीकेंड मैरिजेस आर एग्जिस्टिंग, दैट मीन मैरिज इज एग्जिस्टिंग। रीजन? जॉब्स। तो फेज चेंज नहीं हो गया सारी की सारी चीजों का? तो वही कंसिडरेशन आएगी इसके रिगार्डिंग। अडॉप्शन, हिंदू लॉ में अडॉप्शंस थी, पहले से भी थी। माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बात कर लो, महाभारत में कर्ण की एग्जांपल ले लो, वगैरह वगैरह, ऐसे करके श्री कृष्ण भगवान की एग्जांपल ले लो, चाहे किसी और ने पाला पोसा, माना भी वही फादर मदर उस तरीके से। कस्टम में एग्जांपल ले लो। बट प्रेजेंट में क्या आ गया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अडॉप्शन इज अ सेक्युलर सब्जेक्ट, उसके रिगार्डिंग। तो जब अडॉप्शन सेक्युलर सब्जेक्ट बन गया, तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ फिर दोनों में रिकॉग्नाइज हो गया, तो ये सिलेबस में दोनों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी साथ में पढ़ा जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट, कोपार्टनरशिप, पहले सारी प्रॉपर्टी ही जाते ही मेल मेंबर के साथ में थी, ठीक है, फीमेल्स को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। पहले तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिलने लगी, 2005 में अमेंडमेंट आ गई 20 साल पहले कि डॉटर भी कोपार्टनर होगी, उसको भी बाय बर्थ राइट मिले, बट आज से 20 साल पहले मिले ना। दैट मीन चेंज तो अभी भी आए जा रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो भी अभी लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसके अनकोडिफाइड पार्ट से टू द कोडिफाइड पार्ट चेंजेस आ गए उसके रिगार्डिंग। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, प्रेजेंट में एक आपको एग्जांपल वही देता हूँ। एक अभी था ना केस, एक बंदे ने लाइव सुसाइड किया था, भी नाम सुनाओ? हाँ अच्छा, वो चीजें आई कल का ही है, कल की कोर्ट हियरिंग में कुछ हुआ था, या परसों कोर्ट हियरिंग में था, उसमें कुछ बोला गया था। वो मीडिया को तो आजकल भी जो चीज न्यूज में मसाला मिल रहा है, उनको एक रियलिटी या रिलेशन से कोई नहीं पॉइंट। उन्होंने एक चीज को कोट किया, दो चीजें हैं देखो, फादर मदर हैं, दो बच्चा है, फादर की डेथ होगी तो गार्डियन दूसरा कौन होगा? मदर होगी। द पॉइंट इज, मदर के होते हुए दादा दादी या नाना नानी नियर वन होंगे के रिमोटर गार्डियन होंगे? मदर है, मदर के पास भी रह रहा है बच्चा, मदर चाहे उसको बोर्डिंग हाउस में लगाए चाहे डे बोर्डिंग में लगाए बच्चे को, दादा दादी नाना नानी से पहले तो मदर का हक आएगा ही आएगा। ऑल्दो चाहे वो एक्यूज है कि नहीं है वो एक अलग बात है। तो व्हाट मीडिया पिक्स कि जैसे उसकी दादी ने कस्टडी मांगी, भाई देखो जी
इसके कारण तो हमारे बेटे की जान गई, तो हमारा पोता हमारे पास रहना चाहिए। तो एक लाइन पिक की मीडिया ने, यू आर वर्चुअली अ स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड, देयरफॉर द चाइल्ड शुड नॉट गो टू यू। मीडिया में क्या, देखो जी दादा दादी तो अजनबी हो गए अपने पोते के लिए, जिनके बेटे का मरने का कारण जो लेडी थी उसी के पास उनका पोता रहेगा, क्या होगा ऐसे। द पॉइंट, अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हम एक क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग भी लेके चलते हैं कि एन एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी या इनोसेंट, प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन। ये मीडिया ट्रायल नहीं है, एक्चुअल ट्रायल है। तो मीडिया ट्रायल के अकॉर्डिंग लोगों ने मान लिया, बट अभी तो एविडेंसेस तो आएंगे ना, तो उससे पहले हम कैसे कह दें कि भी वो गिल्टी है। लीगली क्या हो गया, नॉट प्रूवन गिल्टी, एंड मदर इज अ मदर, एक पॉइंट। दूसरा, मदर के पास पहले से भी रह रहा था बच्चा, ये वाला पार्ट भी है। तीसरा, मान लो बच्चे की एज है वो 5-1 साल की है, तो उन्होंने दादी से पूछा लास्ट टाइम कब मिले, 2.5-3 साल पहले, तो कहते बच्चा तो फिर पहचानता भी नहीं, तो आप अजनबी लगोगे भी उसको। बट पिक क्या कर लिया, देखो जी दादा दादी तो अजनबी हो गए। बट अगर लीगली हम चलें तो फादर नहीं है तो मदर का प्रायोरिटी राइट है, तो लीगली तो सही हुआ ना ये वाला पार्ट। तो द पॉइंट इज कि माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, छोटा बच्चा है ना, किसके पास रहेगा, जहां उस बच्चे का फायदा होगा। प्रायोरिटी राइट किसकी, पेरेंट्स के। अभी एक पेरेंट्स हैं, अगर वो बच्चे को कहते हैं कि भी हमने तो मन्नत मांगी है, बेटा होगा तो हम फला जो गुरुजी के पास में आश्रम में छोड़ के आएंगे, वो छोड़ने के लिए पूजा पाठ भी करवाने लगे, इधर दादा दादी ने डाल दिया भी बच्चा हम लेना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब दादा दादी को मिलेगी, क्योंकि हम लीगली उस बच्चे का फायदा कहाँ पे है, एक सन्यासी जीवन जिसको भी वो एंट्री भी नहीं की है, उसमें एंट्री करेगा, उसको पता ही नहीं होगा माँ बाप कौन है, उसको कामों में लगा देंगे, वो लग जाएगा वहां। या दादा दादी जो ध्यान रखना चाहते हैं उसको स्कूल भेजना चाहते हैं, फर्क पड़ गया ना। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, तो लॉ और उनके बीच में हमने वो वाला पार्ट है, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप है। तो इस तरीके से ये चीजें कि हमें अकेला थ्योरेटिकल नहीं कि प्रैक्टिकल सेंस में लेके चलोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी उन चीजों की। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके स्टार्टिंग में वो बेसिक सी बातें बताएंगे, तो चीजें पल्ले पड़ती जाएंगी, आपको कोई चक्कर नहीं। कुछ पूछना हो स्पेसिफिक आपने। बेयर एक्ट नए परचेज कर लेना शुरू में, बेयर एक्ट अब शुरू करोगे आपकी एक एसेट बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक वर्ड को आप कहीं हाईलाइट करोगे, उसका एक मीनिंग अलग सेंस में लिखोगे, उसमें फ्लैग्स लगा के कई बार होता है केस लॉ वगैरह उसमें लिखने लग जाओगे, कल को क्या पिक्टोरल मेमोरी भी बनने लग जाएगी उसकी। और एक फेज ये भी आ जाएगा कि अगर बेयर एक्ट गुम हो गया ना, तो जैसे होता है ना एक बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी गुम होगी, ऐसा भी लगेगा, क्यों पुराने बच्चों से पूछ के देखो, नोट्स हो गए, वो वाला पार्ट है, क्योंकि वो बन जाती हैं चीजें इस तरीके से, आपका एक पार्ट है। साथ में क्या है, जैसे जो सब्जेक्ट होता है प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, वो आप परचेज कर लेना। जो जो टॉपिक चलता है, कैसा क्वेश्चन आया देख लिया, खुद लिखने की कोशिश कर ली, यहाँ टीचर कंसर्न है कभी कभी दिखा लिया, ये हफ्ते में एक बार भी दिखा लिया जी ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ये वीक में एक, ज्यादा बिजी हो पाए ना हो पाए चेक। जैसे मेंस की तैयारी प्री के पैरेलली चलती है, ठीक है, क्योंकि प्री होते क्या होता है, रिजल्ट आता है उसका महीना डेढ़ महीना, मतलब महीना डेढ़ महीने रिवीजन होती है, तैयारी नहीं होती है। तो मेंस की तैयारी आप पहले से करना, तभी मैंने बोला सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक हरियाणा है, पंजाब है, इनकी सबकी मिलती है, सिंघाल्स की भी है, चावला पब्लिकेशन की है, जैन की, जो ठीक लगे आप वहां भी बुक शॉप पे देख लेना, इसमें कोई भी, तो आपको आइडिया होता रहेगा। जो जो सब्जेक्ट हो गया उसके एमसीक्यूज है वो सॉल्व करते रहो। कॉन्ट्रैक्ट है मान लो, तो एमसीक्यूज लाओ, एमसीक्यूज की बुक है, या यहाँ पे टेस्ट होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे सॉल्व कर लो। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो डाउट्स रेज होंगे, डाउट रेज होंगे तो क्लास में पूछ लो। ये मतलब बना लेना टारगेट की पहले कोचिंग करते हैं फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, जैसे एलएलबी होगी वैसे ये भी हो जाएगा।